भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से इतने घनिष्ठ नहीं थे कि भारत के प्रधानमंत्री खुलेआम अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अब ऐसा होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, बल्कि वे दुनिया को यह भी समझाने में लगे हैं कि ट्रंप का राष्ट्रपति होना अमेरिका और विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मोदी यह बताते नहीं थक रहे कि ट्रंप किस तरह संस्थानों की रक्षा करते हैं, अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत देशभक्ति दिखाते हैं और किस प्रकार विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की यह भूरी भूरी प्रशंसा इस बात का संकेत देती है कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाना चाहता है। लेकिन यह सोचने योग्य बात है कि अमेरिका, जो दुनिया का सबसे विकसित और समृद्ध देश है, भारत से बहुत अलग स्थिति में खड़ा है। भारत अब भी विकासशील देशों में निचले पायदान पर खड़ा है और प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से तो भारत अब भी गरीब देशों की श्रेणी में आता है। भारत की अर्थव्यवस्था और जीडीपी के बीच इतना बड़ा अंतर है कि सरकार एक तरफ वैश्विक बाजारों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कल्याणकारी योजनाओं के तहत गरीबों को मुफ्त सुविधाएं देने में लगी है। इस पूरे परिदृश्य में अमेरिका की भूमिका अहम हो जाती है। भारत जब अमेरिका के साथ खड़ा होने का फैसला करता है तो उसे अमेरिका की टेक्नोलॉजी, वाहन उद्योग, नीतियां और रक्षा रणनीतियों के साथ भी चलना पड़ता है। बीते 11 वर्षों में भारत में टेक्नोलॉजी ने जिस तरह अपनी पकड़ बनाई है, खासकर मीडिया और सूचना के क्षेत्र में, वह किसी अन्य सरकार के कार्यकाल में देखने को नहीं मिला था। 2014 के चुनावों में यह बात पहली बार स्पष्ट रूप से सामने आई कि सोशल मीडिया भाजपा के लिए एक प्रभावशाली हथियार बन चुका है। कांग्रेस और अन्य दल इस मामले में पीछे छूट गए, लेकिन टेक्नोलॉजी का कोई झुकाव नहीं होता। यह न किसी सरकार का समर्थन करती है, न किसी शासक की परवाह करती है। यह न अमीर गरीब का भेद जानती है, न सत्ता की ताकत को पहचानती है। टेक्नोलॉजी केवल इतनी ताकत देती है कि या तो सरकार और मजबूत हो जाए या फिर जनता इतनी सशक्त हो जाए कि सत्ता को चुनौती मिल सके। बीते 11 वर्षों में टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से सत्ता की पोल खोलने का काम किया है, वह अभूतपूर्व है। 2014 में जो सोशल मीडिया भाजपा के पक्ष में था, वही आज सरकार की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यह टेक्नोलॉजी की विशेषता है कि आप लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं। यही वजह है कि सरकार ने सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखने के लिए कई नए नियम बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, तब सरकार ने समानांतर रूप से एक नया कानून बनाकर उस फैसले को अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की। एलन मस्क की कंपनी एक्स, पहले ट्विटर, ने इस कदम के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक्स का आरोप था कि सरकार सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगाकर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का दमन करना चाहती है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया था, जो इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए आपत्तिजनक सामग्री भेजने को अपराध मानता था। लेकिन सरकार ने नए आईटी अधिनियम के तहत धारा 69/3 भी जोड़ दी, जिसके तहत ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित किया जा सकता है। एलन मस्क की कंपनी ने इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी और कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। अब सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि कंटेंट को केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है, तो सरकार ने इसके समानांतर एक और नियम क्यों बना दिया? एक्स द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि सरकार अवैध सामग्री के नाम पर मनमाने ढंग से कंटेंट को हटाना चाहती है। धारा 1993B के तहत सरकार को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह किसी भी प्लेटफॉर्म को अवैध सामग्री हटाने के लिए बाध्य कर सके, और यदि कोई कंपनी 36 घंटे के भीतर ऐसा करने में विफल रहती है तो उसे कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। यहां तक कि भारतीय दंड संहिता के तहत उसे अपराधी भी ठहराया जा सकता है। इस पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा के दौरान एलन मस्क से मिले। इस मुलाकात में टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक को भारत में लाने पर बातचीत हुई।
स्टारलिंक के तहत भारत में इंटरनेट सेवाएं देने की योजना बनाई गई और कुछ ही घंटों में भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने भी इस पर सहमति जताई। लेकिन इसी के साथ एक्स की ओर से दायर याचिका ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। यह स्पष्ट हो गया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार पर सवाल उठाए जा सकते हैं और अब सोशल मीडिया का वही हथियार जिसे कभी भाजपा ने अपने पक्ष में इस्तेमाल किया था, अब सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार को यह पसंद नहीं कि कोई उसे कटघरे में खड़ा करे। मुख्यधारा की मीडिया पहले ही सरकारी नियंत्रण में दिखती है और अब सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले संसद में जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने यह सवाल उठाया कि सीबीआई के 6,900 मामले लंबित हैं, तो इस पर हंगामा मच गया। जब उन्होंने तानाशाही शब्द का प्रयोग किया तो उसे हटाने के लिए कहा गया। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि सरकार को आलोचना पसंद नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्स ग्रुप के माध्यम से अब सरकार की नीतियों पर खुलकर चर्चा हो रही है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार किस तरह से सूचना नियंत्रण के लिए नए नियम बना रही है। भारत में टेक्नोलॉजी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस टकराव में कौन विजयी होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि अब सरकार को अपने हर फैसले के लिए जवाबदेही देनी ही होगी। जिस स्पेक्ट्रम को लेकर पहले संघर्ष होता रहा था, अब उसी स्पेक्ट्रम की नीलामी इस दौर में नहीं की जाएगी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर साल होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसे रोका जा रहा है। और जब इसे रोका जाएगा और इसमें बीएसएनएल को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब सरकार इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी कंपनी को दे सकती है। यह प्रक्रिया अब तक सरकार ही संभालती थी, लेकिन अब इसमें अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर ग्रोक या जिया रॉके से पूछेंगे कि यह पूरा स्पेक्ट्रम का खेल क्या है और स्टारलिंक को क्या मुफ्त में भारत में प्रवेश मिल रहा है, तो वह आपको पूरा विश्लेषण दे देगा, क्योंकि उसके पास तमाम तथ्यों और आंकड़ों का पूरा संग्रह होगा। वह इन आंकड़ों को व्यवस्थित करेगा और आपके सामने रख देगा, जिससे यह साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरह बातचीत हुई और क्यों रिलायंस जियो और एयरटेल को इस पूरे घटनाक्रम में झुकना पड़ा, जबकि कल तक यही कंपनियां स्पेक्ट्रम के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। याद कीजिए, जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात आई थी, तब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीजीएगी ने अनुमान लगाया था कि करीब 1,77,00,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। लेकिन जब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो सरकार ने कहा कि उसे मात्र 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, यानी पहले की तुलना में 3 गुना कम मुनाफा। लेकिन उसी दौर में सरकार ने कहा था कि 1,70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यह विरोधाभास बताता है कि सूचनाओं को नियंत्रित करके सरकार किस तरह अपनी स्थिति मजबूत करती है। अब जरा सोचिए, एक्स ट्विटर पर एलन मस्क के प्लेटफॉर्म ने यह खुलासा कर दिया कि भारत में सबसे अधिक उपभोक्ता मौजूद है। अगर एलन मस्क इस पूरे परिदृश्य को समझते हैं और इस खेल में उतरते हैं, तो वह सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी की दुनिया के नायक बन सकते हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल सिर्फ एक स्पेक्ट्रम का नहीं है। अगर हम तकनीक की दुनिया को देखें तो भारत में पहले से ही सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट मौजूद हैं। लेकिन जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक को पेश किया गया है, वह कुछ अलग है। इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ग्रोक नाम कहां से आया, इसके पीछे 2 मत हैं। पहला यह कि अमेरिकी साइंस फिक्शन लेखक रॉबर्ट ए हेनलॉन ने अपनी 1961 में आई किताब स्ट्रेंजर इन ए स्ट्रेंज लैंड में इस शब्द का उपयोग किया था, जिसका अर्थ होता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए गहरी सहानुभूति महसूस करना। लेकिन जब एलन मस्क से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह विचार द हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी किताब से प्रेरित है। एलन मस्क का कहना है कि ग्रोक व्यंग्यपूर्ण तरीके से जवाब देता है, जिससे बातचीत अधिक रोचक और स्पष्ट हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस संवाद को आसान बनाने की कोशिश क्यों हो रही है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि विभिन्न देशों में सत्ता सूचना पर नियंत्रण रखना चाहती है।
भारत में भी यह सवाल बड़ा हो जाता है कि आप कुछ भी कह नहीं सकते, कुछ भी पूछ नहीं सकते। अब सोचिए, सवाल तो बहुत से हो सकते हैं। औरंगजेब पर सवाल हो सकता है, प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल हो सकता है, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर सवाल हो सकता है, भाजपा की आईटी सेल के काम करने के तरीके पर सवाल हो सकता है, गोदी मीडिया पर सवाल हो सकता है, राजनीतिक फंडिंग और कॉरपोरेट लॉबिंग पर सवाल हो सकता है, पेगासस जासूसी कांड पर सवाल हो सकता है, जस्टिस लोया की मौत पर सवाल हो सकता है, गुजरात दंगों पर सवाल हो सकता है। ये तमाम वे सवाल हैं जिन्हें आमतौर पर कोई पूछना नहीं चाहता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जवाब निकलकर सामने आ सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, जब कोई तानाशाह सत्ता में होता है तो जनता डरी होती है, लेकिन अगर उस डरी हुई जनता को कहीं से थोड़ी सी भी ताकत मिल जाए तो वह साहसिक हो जाती है। भारत में संपादकों का खत्म होना, सामाजिक कार्यकर्ताओं का दबाया जाना, न्यायाधीशों की स्वायत्तता पर सवाल उठना, ये सब लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर इसी दौरान एक नई तकनीक आती है जो लोगों के सवालों के जवाब देने लगती है, तो जनता इसे गंभीरता से लेने लगेगी। पहले लोग इस पर मजे लेंगे, फिर वे तथ्यों को जानेंगे और अंततः वे इन तथ्यों को सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल करने लगेंगे। और यही वह स्थिति है जिससे बचने के लिए भारत सरकार नए आईटी अधिनियम ला रही है। आईटी अधिनियम की धारा 69A को समाप्त करने के लिए नया 793B लाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर सरकार के निर्देशों का पालन 36 घंटे के भीतर नहीं किया गया तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराएं भी लगाई जा सकती हैं। एलन मस्क की कंपनी ने इसी कानून को चुनौती दी है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही शामिल नहीं है, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, सतर्कता आयोग सीवीसी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी जैसी संस्थाओं की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अब सोचिए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप यह भी पूछ सकते हैं कि राफेल सौदे से जुड़ा कमीशन घोटाला क्या था? सरकार ने क्या कहा था? फ्रांस की सरकार क्या कह रही थी? क्या जासूसी हो रही थी? इस सब का जवाब ग्रोक दे सकता है। सवाल यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी रुकेगी या नहीं। सवाल यह है कि जब सरकारें खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को मजबूत कर रही हैं, तो वही टेक्नोलॉजी एक दिन उनके खिलाफ खड़ी हो जाए, तब क्या होगा? यही कारण है कि यह याचिका भारत में इतना बड़ा मुद्दा बन गई है। अब दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला, अगर भारत इस पर रोक लगाता है तो क्या वह चीन की राह पर चलने लगेगा? चीन की सरकार अपने यहां सेंसरशिप लागू करके सूचनाओं पर नियंत्रण रखती है। क्या भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है? दूसरा सवाल, अगर भारत अमेरिका के करीब जाता है तो क्या उसकी नीतियां अमेरिका की तरह बन जाएंगी? अमेरिका की आर्थिक नीतियां और लोकतांत्रिक मूल्यों की सोच भारत से अलग है। अमेरिका में गरीबी भारत जैसी नहीं है। प्रवासियों को लेकर उनकी नीति भारत से अलग है। इन सभी सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता, जो अब तक डरी हुई थी, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सशक्त होगी? क्या वह अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएगी? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर जब एलन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। तो अब हमें देखना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया का अगला कदम क्या होगा।